कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। सो उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे ड्रग रेजिस्टेंस। अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अब तक हमने कवर कर लिया है कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या है, हम कैसे कीमोथेरेपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने कहा कि वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से हम सिलेक्शन कैसे करते हैं अपनी एप्रोप्रिएट ड्रग की, और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग की सिलेक्शन को। अभी जो हम करने वाले हैं वो है ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम जब सिलेक्शन करते हैं, जब ड्रग के फैक्टर्स आते हैं तो हम जनरली नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स में ड्रग रेजिस्टेंस के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अब ड्रग रेजिस्टेंस होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग रेजिस्टेंस इज द अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ a bacteria or virus or microorganism to the given antibiotic or antimicrobial agents। फिर से रिपीट करती हूँ, ड्रग रेजिस्टेंस इज द अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ or unsensitiveness of the microorganism to the given antibiotic or antimicrobial agent। अब अनरिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? अनरिस्पॉन्सिवनेस की जो हमारी ड्रग है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी गिवन ड्रग है, उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो अब जो हमारे पास ये ड्रग रेजिस्टेंस होती है, ये दो तरीके से हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होती है। फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास नेचुरल। नेचुरल का क्या मतलब है? नेचुरल ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि हमारे पास जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी या फिर इनिशियल पीरियड से ही उसके अंदर जो टारगेट एंजाइम था जिसके ऊपर हमारी ड्रग में जाके उसके ऊपर एक्ट करना था और उसको किल करना था, वो उसके पास टारगेट एंजाइम है ही नहीं। ये होता है हमारे पास नेचुरल रेजिस्टेंस, नेचुरली एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंस। अब सेकेंड है हमारे पास एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि इनिशियली जो हमारी ड्रग थी वो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क कर रही थी, और रेजिस्टेंस आ जाने के बाद अपना जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसने कुछ ऐसा चेंजेस लाए अपने अंदर कि उसके अंदर जो हमारे पास हमारी ड्रग थी वो उसके ऊपर एक्ट करना बंद कर गई। इसमें एक्वायर्ड में क्या होता है? इनिशियली जो ड्रग थी वो इफेक्टिव थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था या बैक्टीरिया है वो क्या कर लेता है? अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिससे जो हमारी ड्रग है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं दिखा पाती। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो ये एक्वायर्ड ड्रग रेजिस्टेंस है, नेचुरल ड्रग रेजिस्टेंस है, वो तो हमारे पास शुरू से ही इनिशियली ही हमारे पास जो हमारे बैक्टीरिया है उसके अंदर टारगेट एंजाइम ही नहीं थी। अब कोई भी अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो वो वर्क कैसे करती है? कोई ना कोई हमारे पास टारगेट एंजाइम होगा। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो हमारे पास एंटीबायोटिक होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे पास टारगेट एंजाइम पे लगता होगा और उसके बाद इफेक्ट आता होगा। तो जब हम नेचुरल ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो हमारा टारगेट एंजाइम या टारगेट रिसेप्टर है वो नेचुरल रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता। जैसे अगर हम ग्राम पॉजिटिव
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हुई तो हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सिर्फ पेनिसिलिन जी काम करती है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स उसके ऊपर काम नहीं करते। तो वैसे ही जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने अंदर कोई ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस नहीं लाए, कोई ऐसा कुछ म्यूटेशन नहीं हुई उनके अंदर कि वो रेजिस्टेंस ला सके अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। वो शुरू से ही रेजिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस है, क्योंकि उनके अंदर जहां हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो पाथवे ऑफ या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर जो टारगेट एंजाइम अमीनोग्लाइकोसाइड्स को चाहिए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है ही नहीं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस एक्वायर करने के मेजर दो तरीके हैं बैक्टीरिया के पास। नंबर 1 इज म्यूटेशन एंड नंबर 2 इज जेनेटिक एक्सचेंज। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन हमारे पास सिंपल भाषा में ये कहें कि बैक्टीरिया को पता लग रहा है कि उनके ऊपर जो एंटीबायोटिक है वो जब एक्ट करती है तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। तो टाइम के साथ साथ जो हमारे पास हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाते रहते हैं कि वो जो एंटीबायोटिक है वो उसके साथ फाइट कर सके। क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरियाज हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाते रहते हैं विद टाइम। चेंजेस लाते रहते हैं विद टाइम ताकि वो एंटीबायोटिक्स के साथ फाइट कर सके या फिर एंटीबायोटिक उनमें चेंज ना करे। अब ऐसे कौन से चेंजेस म्यूटेशन के साथ हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ला सकता है? अब कुछ मैकेनिज्म्स को फॉलो करता है बैक्टीरिया। उनमें क्या है, अगर आपको याद हो तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन जो हमारी लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास 5 टाइप की क्लासेस थी। उसमें क्या होता था कि या तो हमारी जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है वो सेल वॉल के ऊपर एक्ट कर रही थी या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट कर रही थी या फिर वो मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर रही थी या फिर डीएनए आरएनए का जो सिंथेसिस है उसको डिसरप्ट कर रही थी या फिर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसको डिसरप्ट कर रही थी। तो अभी अगर हमारा जो बैक्टीरिया है उसको अपने आप को बचाना है तो इन्हीं मोड ऑफ एक्शन से उसको अपने आप को बचाना होगा। तो फिर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में क्या क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो इनसेंसिटिव हो जाता है या अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है हमारी ड्रग के लिए। तो बेसिक चेंजेस जो आते हैं, बैक्टीरिया है वो अपनी सेल वॉल परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। सेल वॉल परमेबिलिटी के डिक्रीज होने से क्या होगा, अगर हमारे पास जो हमारी ड्रग, अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर हमारी ड्रग बैक्टीरियल सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगी, वो अपने सेल वॉल को इतना, अपने सेल वॉल की परमेबिलिटी इतना चेंज कर लेगा कि जो हमारा ड्रग है वो उसको रिपेल करने लग जाए या फिर उसको एंटर ही ना करने दे, तो हमारी ड्रग काम नहीं कर पाएगी। हमारी ड्रग क्या चाहती है कि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। तो म्यूटेशन के द्वारा या फिर कुछ चेंजेस के द्वारा बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपनी सेल वॉल की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। अब सेल वॉल की परमेबिलिटी के चेंज होने से क्या होता है, ड्रग जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं पाती। अगर ड्रग हमारी बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं पाएगी तो वो एक्ट नहीं कर पाएगी। अगर एक्ट नहीं कर पाएगी
तो हमारे पास एक्शन नहीं आएगा और हमारा जो इन्फेक्शन है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। अब सेकेंड इसके अंदर हमारे पास आता है मॉडिफिकेशन ऑफ टारगेट एंजाइम्स। हमने इनिशियल बात करी थी कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट एंजाइम होता है जिसके ऊपर हमारे एंटीबायोटिक में जाके अटैच होना होता है और उसके बाद इफेक्ट आएगा। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे पास म्यूटेटेड बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया म्यूटेशन अंडरगो कर चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, इस टारगेट एंजाइम को का शेप चेंज कर देते हैं या टारगेट एंजाइम की मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि जो ये एंटीबायोटिक है वो हमारे टारगेट एंजाइम के ऊपर एक्ट ही ना कर पाए। उसके बाद हमारे पास आता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, जो ड्रग है अगर हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा कि कुछ ऐसे एंजाइम्स खुद डेवलप करने लग जाएगा जो ड्रग के साथ फाइट करेगा। कैसे होता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक बीटा लैक्टमेज एंजाइम होती है जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है वो अगर हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई है कि उसने अपने अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम डेवलप कर दी है, तो वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो क्या करेगी, वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देगी। अब अगर हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ही डिग्रेड हो गई तो वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी और जो बैक्टीरिया है वो बच जाएगा या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब थर्ड जो मेथड है वो है इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप का क्या मतलब होता है, इफ्लक्स होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। तो बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर दिए हैं कि वो अपने सेल में से अगर जो ड्रग है वो एंटर कर भी जाए तो उसको विद द हेल्प ऑफ इफ्लक्स पंप वो ड्रग को एक्सपेल आउट कर देते हैं विदाउट एनी चेंज। तो ड्रग के एंटर करते ही इफ्लक्स पंप के हेल्प से जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो अपने ड्रग को रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है कुछ हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं, आपने एक टर्म के साथ आप फेमिलियर होंगे, प्रोड्रग। अब प्रोड्रग क्या होती है, प्रोड्रग हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बॉडी में जाके पहले मेटाबोलाइज होंगी और फिर अपने एक्टिव फॉर्म में आएंगी। तो हमारे पास जो ये मेटाबोलाइज होना ये वाला स्टेप था, ये बैक्टीरिया में हो रहा था। अगर हम किसी इन्फेक्शन की बात करें तो हमारी जो प्रोड्रग थी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मेटाबोलाइज होके ही अपना इफेक्ट दिखा पाती हैं और वो मेटाबोलाइज होने के लिए बैक्टीरियल एंजाइम्स का यूज करती हैं। तो इस मेथड में बैक्टीरिया क्या करता है कि वो ड्रग को मेटाबोलाइज ही नहीं करता, उसको एक्टिव फॉर्म में आने ही नहीं देता। अगर हमारी जो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में आएगी ही नहीं
तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी, किसी टारगेट एंजाइम पे या टारगेट सेल पे या टारगेट रिसेप्टर पे अटैच नहीं कर पाएगी। अगर अटैच नहीं करेगी तो वो आगे अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। तो इस तरीके से क्या जो हमारा बैक्टीरिया है वो म्यूटेट करके रेजिस्टेंस एक्वायर करता है। तो और उसके अलावा हमारे पास मेथड है चेंज इन मेटाबॉलिक पाथवे। अब चेंज इन मेटाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन में हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन में, उसमें हमने करा था कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कहाँ पे एक्ट करती हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया को मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे रिप्रोडक्शन के लिए उसको प्रोटीन्स चाहिए होंगे। तो कुछ ऐसी ड्रग्स क्या होती है कि इन मेटाबॉलिक पाथवेज में जाके अटैच हो जाती है और उन मेटाबॉलिक पाथवेज को जाके स्टॉप कर देती है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स। तो हमारे पास बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको ही सिंथेसाइज कर देते हैं, नया बना देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि उनको जिस भी टारगेट एंजाइम पे या जहाँ पे भी हमारी जो ड्रग है वो अटैच हो रही थी उस स्टेप को स्किप कर देते हैं, ताकि जो एंटीबायोटिक है वो उनके ऊपर काम ही ना कर पाए। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार रिपीट करते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? ड्रग रेजिस्टेंस होती है द अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बैक्टीरिया टुवर्ड्स द गिवन एंटीबायोटिक। अब हमारे पास जो ड्रग रेजिस्टेंस होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्वायर्ड। नेचुरल होती है कि सिंस इटर्निटी हमारे पास जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर टारगेट एंजाइम या टारगेट रिसेप्टर है ही नहीं, जहाँ पे हमारी जो ड्रग थी उसमें जाके अटैच होना था। और एक्वायर्ड में क्या होता है? एक्वायर्ड में दो तरीके से, म्यूटेशन के द्वारा या फिर जेनेटिक एक्सचेंज के द्वारा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है या रेजिस्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो म्यूटेशन है उसमें क्या क्या पॉसिबल चेंजेस ला सकता है बैक्टीरिया। या तो अपनी सेल वॉल की परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, या फिर मॉडिफाई कर देता है टारगेट एंजाइम्स को, या फिर जो हमारे पास हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसी को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स बना लेता है कि वो डिग्रेड कर देता है ड्रग को बॉडी में घुसते ही, बैक्टीरिया में घुसते ही। उसके बाद हमारे पास क्या था? इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के अंदर चली भी गई तो वो क्या करेगा? जो हमारी ड्रग है उसको रिमूव कर देगा। थर्ड है कि अगर कोई ऐसी हमने बैक्टीरिया को ड्रग दी जो प्रो ड्रग है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा? उसको मेटाबोलाइज ही नहीं करेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में ही नहीं आने देगा। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन मेटाबॉलिक पाथवे। जो हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटाबॉलिक पाथवे को डिसरप्ट करना है बैक्टीरिया की, तो क्या करता है बैक्टीरिया? अपने मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ही चेंजेस ले आता है ताकि जो ड्रग है वो उसके ऊपर एक्ट कर ही ना पाए। अब ये फर्स्ट जो हमारे पास म्यूटेशन वाला मेथड है, म्यूटेशन में हमारे पास एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ टाइम। चेंजेस आते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम। जैसे कि अब हर किसी चीज में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। अब जैसे हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? उनको बैक्टीरिया असेस करते हैं कि उनके अंदर जो उनका कोई भी पर्टिकुलर ड्रग या कोई भी एंटीबायोटिक उनको अफेक्ट कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास वो क्या करेगा? टाइम के साथ साथ एक कुछ ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस लाता रहेगा कि उसके ऊपर इफेक्ट ही ना पड़े, कि जो वो एंटीबायोटिक के साथ फाइट कर पाए। अब उसके बाद आता है हमारे पास जेनेटिक एक्सचेंज। अब म्यूटेशन में बेसिक में हमारे पास जो अगर इस म्यूटेशन को समझना चाहें तो कैसे होता है? म्यूटेशन हमारे पास टाइम के साथ होता है और कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ ना कुछ म्यूटेंट
जो स्ट्रेन्स होती हैं बैक्टीरिया की हर इन्फेक्शन में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इकट्ठे मिलकर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ बीच में म्यूटेंट स्ट्रेन्स हो, तो जो ये बिल्कुल, तो हमारी जो ड्रग है वो क्या करती है, जो हमारे पास नॉन म्यूटेंट बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो हमारे पास म्यूटेंट स्ट्रेन्स होती हैं वो बच जाती हैं, और हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली बाइनरी फिशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर अनकंट्रोलेबली हमारे पास म्यूटेंट जो हमारी स्ट्रेन्स की जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो म्यूटेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से काम करती है। अब जो हमारा सेकेंड फिनोमेना है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस कैसे एक्वायर करता है, जो बैक्टीरिया एक्वायर करते हैं रेजिस्टेंस, एक तो है म्यूटेशन से, विद द हेल्प ऑफ टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, और सेकेंड है हमारे पास जेनेटिक एक्सचेंज। अब जेनेटिक एक्सचेंज का क्या मतलब है? जेनेटिक एक्सचेंज का मतलब है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास म्यूटेंट स्ट्रेन्स होंगी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसके अंदर आर कोड होता है रेजिस्टेंस का। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ये जेनेटिक मटेरियल जाएगा जो रेजिस्टेंट का है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना देगा। अब जेनेटिक एक्सचेंज के हमारे पास मेजर 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ट्रांसडक्शन, नंबर 2 है कॉन्जुगेशन, और नंबर 3 है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। जो बैक्टीरिया है वो इन 3 मेथड्स के साथ हमारे पास जेनेटिक एक्सचेंज करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो ट्रांसड्यूस कर देता है अपना जेनेटिक मटेरियल एक प्लेस से दूसरी प्लेस में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जब हमारे पास बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकता है अपना जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह। अब ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ तक अब आई होप कि आप सबको क्लियर है। इसके अंदर एक और टर्म आती है हमारे पास, क्रॉस रेजिस्टेंस। अब क्रॉस रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? क्रॉस रेजिस्टेंस हमारे पास होती है कि एग्जाम्पल है
कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया जो है वो एक किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग के लिए हमारे पास इनसेंसिटिव हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है, तो वो उस क्लास की सभी ड्रग्स के लिए हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है? जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया है, तो वो क्या करेगा कि वो जितनी भी ड्रग्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लास के अंदर आती है, जैसे पेनिसिलिन है, तो वो हर टाइप ऑफ पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई एक हमारा जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन है जो वो किसी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट हो गई है, तो वो पूरी सारी की सारी जितनी भी ड्रग्स हमारे पास टेट्रासाइक्लिन में आती हैं वो उन सब के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो आज के लिए जो हमारे ये ड्रग रेजिस्टेंट टॉपिक है, आप मेरे हिसाब से आपके लिए क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स के, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। और एक और चीज जो इसमें रहती है वो है कि हम एंटीबायोटिक्स की ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड कैसे करते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड कैसे किया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस जो है, अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जनरली कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हमें यूज करना चाहिए। जो एंटीबायोटिक्स है उनको शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज कि जब जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक का यूज हो, बिना जरूरत के एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए, ताकि अवॉइड किया जा सके कि हमारे पास जो ड्रग है उसका रेजिस्टेंस ना आ पाए। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो एक पर्टिकुलर हमारे पास ट्रीटमेंट का टाइम है वो पूरी सारी की सारी डोजेस ली जाए और पूरा टाइम के लिए लिया जाए, ताकि जो म्यूटेंट स्पीशीज है, या फिर म्यूटेंट स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया के, उनको भी किल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। कल हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स।